हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आज इनके नतीजे आए हैं और नतीजे के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। और आज एक्चुअली देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे सामने आए हैं। हालांकि एचडीएफसी के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी शानदार है और एक्चुअली में मुझे लगा कि एचडीएफसी से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स आए थे ना, जो शायद 30 रुपए का था वो सीधा 32 पे चला गया था। 7 से 8% की बड़ी रफ्तार इसने एक झटके में आपको दिखा दी थी, लेकिन बाद में जब मार्केट क्लोज हुआ फिर भी 3.5% की तेज़ी पर ये ट्रेड कर रहा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा राइट ऑफ देखने को मिला है और जो स्टोरी है वो टर्न अराउंड होती नज़र आ रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 31 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेज़ी आई पिछले एक महीने में, देखो तो 14% की रफ्तार है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तेज़ी आती है तो भैया साथ में गिरावट भी आती है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर अटेम्प्ट करा इसने। अगर आप एक साल का भी सा ग्राफ देख लोगे तो बहुत बड़ी रफ्तार थी। 17 रुपये से 40 रुपये पर चला गया शेयर बहुत ही कम वक्त में। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन भी इसका इंतजार कर रहा था। 22 पे आया, वापस तेज़ी पकड़ी, 30 पे गया, वापस करेक्शन दिखाया, वापस अभी तेज़ी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अटेम्प्ट मारेगा ये। और एक्चुअली में अगर आप देखो तो पिछले 2 घंटे में आज के दिन में ऐसा हुआ कि बैंकिंग शेयर में एकदम से तेज़ी बन गई और उसकी वजह थी एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, एकदम से इसने भागना शुरू किया और जिसके चलते आप देखो तो निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो लास्ट में ना बड़ी रफ्तार पकड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो निफ्टी बैंक में एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है। तो जब एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए पता चला कि भैया अब तो अच्छे नतीजे थे, तो जिसके चलते बाकी बैंक में भी तेज़ी आई और अगर आप देखोगे तो 630 अंक की तेज़ी हमें देखने को मिल गई और ये बहुत बड़ी रफ्तार है, ये बहुत बड़ी तेज़ी है। और सिर्फ एचडीएफसी में नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज तेज़ी थी, पंजाब नेशनल बैंक में भी तेज़ी थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसकी भी एक अलग कहानी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ। तो सेंट्रल बैंक के जो नंबर्स आए हैं देखने में वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, लेकिन बात करेंगे कि भैया क्यों अट्रैक्टिव भी है। यहाँ पर आप देखो इंटरेस्ट अर्निंग 7,225 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,145 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,526 करोड़ का था। देखने में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% का ग्रोथ आपको लगेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो आपको बहुत कम लगेगा, सिर्फ 418 करोड़। हालांकि 30 रुपए के शेयर के लिए इतना प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, लेकिन देखा जाए तो इससे पहले के क्वार्टर में 570 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। 570 करोड़। इस बार प्रॉफिट कम हुआ है, 26-27% का डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में इनके। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तब तो अच्छा लगे, तब तो आपको अच्छा ही लगेगा यहाँ पर। और आप देखिए कि जब मार्च क्वार्टर के नतीजे आए थे 570 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया था, तब इसके शेयर प्राइस में हरकत क्या आई थी। तो शेयर प्राइस में अगर आप देखो तो हरकत तब के टाइम पर बनी ज़रूर थी। थोड़ा बहुत अटेम्प्ट मारा, वापस करेक्शन भी दिखाया था, लेकिन अटेम्प्ट मारा था इसने नतीजे के बाद। लेकिन अगर आप देखो तो रिजल्ट्स के बाद एक करेक्शन भी आया था। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि भैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो नतीजे आए हैं हो सकता है कि ये तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा कुछ दिन, लेकिन वापस नीचे की तरफ भी आता हुआ नजर आएगा। अब कहानी राइट ऑफ की बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भैया 7,855 करोड़ रुपये राइट ऑफ किए हैं इन Q1 और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 7,855 करोड़। हालांकि जो इनका लास्ट 41 क्वार्टर्स में अगर आप देखो तो सबसे कम एनपीए रहा है। और एनपीए आपको इसी चार्ट से समझ आ जाएगा कि भैया किस तरीके से इनके एनपीए में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। आप देखिए साल 2011 से लेकर 2018 का जो टाइम था वो काफ़ी ख़राब था, क्योंकि एनपीए जो था इनका वो बहुत हाई हो गया। एक टाइम ऐसा भी था जब इनका जो एनपीए था वो 11 तक चला गया था, तो काफ़ी ज़्यादा एनपीए था। जीएनपीए भी अगर आप देखो तो वो तो और ऊपर की तरफ था। लेकिन आप देखो तो 2018 के बाद इनके एनपीए में गिरावट नज़र आ रही है और धीरे धीरे अगर आप देखो तो एनपीए कम हो रहा है। रीज़न सिंपल है भैया, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा इनको राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं या फिर प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड शार्प रिडक्शन इन द बैड लोन्स ड्यूरिंग द अप्रैल जून क्वार्टर विच एनालिस्ट सेड वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ राइट ऑफ, मतलब जो राइट ऑफ किए उसके चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टेट ओन लेंडर्स ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स
fell 4.95% ऑफ एडवांस कंपेयर विद 14.90% ईयर अगो। और बैंक ने राइट ऑफ भी किया है, बहुत बड़ा अमाउंट राइट ऑफ बैंक ने किया है यहाँ पर। नेट एनपीए भी अगर आप देखोगे तो 1.75% है, 1.75%। जो ग्रोस एनपीए है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग, अगर आप देखो तो वो 4.95% है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले साल जो था वो 3.93% का नेट एनपीए था। तो बहुत बड़ी रिडक्शन कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक राइट ऑफ बैड लोन्स व्हेन देयर इज नो स्कोप ऑफ रिकवरिंग from the borrowers. Typically banks need to set aside 100% of the right of loan amount as provision. तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि इनका परसेंटेज अगर आप देखो तो ग्रोस एनपीए की अगर हम बात करने जाए तो पहले बहुत ज़्यादा अब 2011 से लेकर 18 के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन बाद में अब बहुत शार्पली रिड्यूस हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पहले क्या था, अगर आप ग्राफ देखो 2011 से लेकर अब तक का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो लगातार शेयर प्राइस में गिरावट थी, क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा इनके बड़े हुए थे। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट मार रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। और देखते हैं कि ये किस तरीके से क्या चीज़, क्या स्टोरी टर्न अराउंड यहाँ पर होती नज़र आती है। वॉल्यूम देखोगे तो 3,80,00,000 के आसपास के यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे हैं बेचो और भागते हो, 79% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 14% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। यहाँ पर आप इनके नंबर्स देखोगे तो उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, क्योंकि देखो यार बाकी बैंक से अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं कंपेयर करता हूँ, या फिर इवन मैं बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो इनके जो रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें फाइनेंशियल ईयर 2021, 22 और 23 में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी नहीं आ रही है। यहाँ पर रेवेन्यू उतने ही हैं, 22-23 हज़ार करोड़ के आसपास के हैं जो 2019 में था। आज भी थोड़ा ही ऊपर है उससे, कोई उतना बड़ा जंप नहीं दिखा है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और सबसे लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे, अब एटलीस्ट ये बैंक उन लॉस से बाहर आ रहा है। आप देखिए 2022 और 23 में एक अच्छी शुरुआत हुई ज़रूर है कि भैया 1000 करोड़ 1600 करोड़ का प्रॉफिट है, वरना इससे पहले बड़े बड़े लॉस थे, 5000 6000 7000 बड़े लॉस था यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे आने वाले दौर में अगर ये इन लॉसेस से बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे एक अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर भी एक डिविडेंड की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने 2015 में आपको डिविडेंड पे किया था, उसके बाद बंद कर दिया था और 2022 में पे करना शुरू किया था। तो पिछले 2 साल से पे कर रहे हैं वो बैंक्स। तो यहाँ पर अभी भी पे आउट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। मुझे लगता है कि शायद अगले साल तक यहाँ पर और अच्छे प्रॉफिट्स अगर ये रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर डिविडेंड की भी शुरुआत हो सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा मैं यही कहूँगा आपसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशो वो 16 का है। देखो पहली चीज़ ये सस्ता तो नहीं है, क्योंकि सेक्टर पी 15 का है। आप इसको सस्ता नहीं कह सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से करेक्शन बनता है और अगर आपको 25 से 27 की रेंज में नज़र आता है तो सस्ता है ये। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो न्यूज़ आई है, जो रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके से एनपीए कम होने की कमेंट्री आई है, वो इसको हेल्प करेगा ऊपर की तरफ जाने में अभी कुछ दिनों के लिए। तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी कि 31 रुपये का शेयर अभी आपको कुछ टाइम में 33-34 पर भी नज़र आ सकता है। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी आएगा जो इसको वापस 30 रुपये पर लेकर आएगा। तो याद रखिएगा ये चीज़। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 93.08% की होल्डिंग है। और बड़े बड़े फंड हाउस की अगर हम बात करें तो 0.17% है म्यूचुअल फंड के पास, 2.69% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 0.20% है एफआईएल्स के पास। और रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 3.85% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 2.70% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअली उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इंटरेस्ट अर्निंग में कोई इतना बड़ा जंप नहीं है, प्रॉफिट में कोई इतना बड़ा जंप नहीं है। लेकिन अच्छी बात है इनके कमेंट्री को लेकर कि जो एनपीए कम हो रहा है, लगातार कम हुआ है। जो ग्राफ में आप साफ देख सकते हो कि भाई किस तरीके से पहले बढ़ रहा था, अभी लगातार कम होना शुरू हो चुका है। ये कहीं ना कहीं एक स्टोरी बन रही है और ये एक पॉजिटिव वे में काम कर सकता है इनके लिए। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि यहाँ से 33-34 के आसपास चला जाए ये शेयर। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि पिछले क्वार्टर में भी 570 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और उसके बाद तेज़ी के बाद आपको करेक्शन देखने को मिला था। तब भी अगर आप देखोगे तो एनबीए का ये जो ग्राफ है वो तब भी डिक्लाइन मोड में ही था। तो मुझे लगता है कि ये रहेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में रहेगी, लेकिन हाँ बैंक के ऊपर नज़र होनी चाहिए इसके ऊपर। और मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जाता नज़र आ सकता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।